हे गाइस, दिस इज़ प्रदीप चौरसिया और आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज। और इस सीरीज का पहला एपिसोड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो आज हम जानेंगे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनकी कार्य एवं शक्तियाँ क्या होती है और उनके अधिकार एवं सीमाएँ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो पद है ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि 30 सितंबर 2022 को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इस पद को अभी तक के वेणुगोपाल धारण किए हुए थे। और आपको हम बता देते हैं कि जो पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो MC शीतल वार्ड थे और इसका जो है अभी तक जितने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुए हैं मीन्स AGI, जितने AGI हुए हैं, शॉर्ट फॉर्म में मैं AGI बोलूँगा, आप लोग समझ जाइएगा। तो जितने AGI हुए हैं उनकी एक लिस्ट बना के मैं कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम जानेंगे कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी योग्यता क्या क्या होती है और इनका कार्यकाल क्या होता है, कार्य एवं शक्तियाँ इनकी कौन कौन सी होती हैं, अधिकार तथा इनकी कौन कौन सी या फिर कितनी सीमाएं हैं, किस सीमा के बाहर ये कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्रेम बना हुआ है, इसको आप समझ लीजिए कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत हमारा जो भारतीय संविधान है वो कहता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, अर्थात अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी पद को सृजित करता है। और इस महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल होता है और इस सॉलिसिटर जनरल से नीचे यानी कि इसके अधीनस्थ 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम नियुक्ति की बात करते हैं कि जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति सरकार के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप लोग को थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है कि नियुक्ति और निर्वाचन में थोड़ा सा डिफरेंस है। निर्वाचन वो होता है जो किसी के द्वारा चुनकर आता है, लेकिन जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की जाती है। अब यहाँ पे किसी आम व्यक्ति को नहीं किया जा सकता क्योंकि महान्यायवादी बनने के लिए कुछ योग्यता का होना ज़रूरी है। योग्यता क्या है कि वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज बोले तो न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब सुप्रीम कोर्ट के जज या न्यायाधीश बनने की कौन कौन सी योग्यता ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में, किसी राज्य के हाई कोर्ट कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। कहाँ पे? कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वो न्यायाधीश रहा हो या फिर कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में उसने वकालत किया हो। तो यहाँ पे ये आप समझ गए होंगे कि महान्यायवादी बनने के लिए कौन योग्य होगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि महान्यायवादी की नियुक्ति की क्यों जाती है। जैसे हम और आप कभी किसी विवाद के लिए न्यायालय में जाते हैं तो हमको अपना एक वकील करना पड़ता है, हमारा अपना पक्ष रखने के लिए एक वकील। या तो हमको कानून का उतना ज्ञान हो, जब हमें कानून का उतना ज्ञान नहीं होता है तो हमको किसी एक पढ़े लिखे एडवोकेट को रखना पड़ता है जो हमारी बातों को न्यायालय के समक्ष रखता है। ठीक उसी प्रकार भारत सरकार में जो नेता मंत्री होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, तो उनको जो है इतना कानून का ज्ञान नहीं होता है क्योंकि हमारे संविधान की एक विशेषता है कि एक अनपढ़ और कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है या नेता या मंत्री बन सकता है, क्योंकि संविधान में शैक्षिक योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है। तो मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री बन गया तो उसके जो वाद विवाद हैं, भारत सरकार के जो वाद विवाद हैं, उनको न्यायालय के समक्ष जब रखा जाएगा तो भारत सरकार का पक्ष कौन लेगा। तो यहाँ पे भारत सरकार के पक्ष को लेने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद को सृजित किया गया है। जैसे ये CA था, NRC था, किसान बिल था, तो इन सब में सरकार की तरफ से उसने जो है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वो जो है भारत का पक्ष लिए थे, ठीक है। ये तो हो गया योग्यता की बात। अब कार्यकाल की बात करते हैं। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं वैसे संविधान में इनके कार्यकाल की चर्चा नहीं की गई है। इनका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया कि ये 5 साल, 7 साल या 10 साल रहेंगे। तो ये जो होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति का हाथ जब तक AGI के पीठ पर रहता है तब तक वो बने रहते हैं। अर्थात जब राष्ट्रपति चाहेगा तब AGI को उसके पद से हटा सकता है या फिर जब AGI अपना पद छोड़ना चाहे तो उसे राष्ट्रपति को त्यागपत्र देके अपने पद से मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ पे हम कार्य एवं शक्तियों की बात करते हैं। तो कार्य एवं शक्तियों पे बात करने से पहले हम सबसे पहले जान लेंगे कि उसके अर्निंग का सोर्स क्या होता है, उसको पैसे से कहाँ से प्राप्त होते हैं, उसको वेतन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो हम आपको बता देते हैं कि जो AGI होता है उसको किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है
हाँ, लेकिन उसको भत्ते वगैरह मिलते हैं, एक सांसद की तरह उसको भत्ते मिलते हैं। उसको वेतन क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि वो किसी व्यक्ति के निजी मामलों को भी लेकर न्यायालय में जा सकता है, लेकिन वो सरकार के विपक्ष नहीं जाएगा, सरकार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम कार्य एवं शक्तियों की बात करते हैं, तो ये सरकार को विधि विषयों पर सलाह देता है। जो भारत सरकार होती है उसको विधि विषयों पर ये सलाह देता है। राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विधि विषयों का पालन करता है। राष्ट्रपति द्वारा जो विधि संबंधित यानी कि कानूनी संबंधित जो विषय दिए गए हैं तो उसको ये क्या करता है, उसका पालन करता है। संविधान व अन्य विधि विषयों का निर्वहन करता है। संविधान से संबंधित जितने भी एक्ट हैं और जो अन्य विधि विषय हैं, जो अन्य कानूनी विषय हैं, उनका ये निर्वहन करता है। राष्ट्रपति द्वारा कुछ इसको कार्य सौंपे जाते हैं जो भारत सरकार से संबंधित है। भारत सरकार से संबंधित मामलों को ये सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाता है और भारत सरकार का पक्ष रखता है। यहाँ पे 143 के तहत राष्ट्रपति जो होता है सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। सरकार के किसी भी मामले को ये हाई कोर्ट में लेकर जा सकता है। सरकार का कोई भी मामला होगा ये हाई कोर्ट में लेकर जा सकता है। अब इसके अधिकार एवं सीमाओं की बात करते हैं कि इसके अधिकार क्या क्या हैं और इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। तो इसके अधिकार क्षेत्र में आता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, मतलब कि जो इंडियन टेरिटरी है, जो भारत का कोई भी क्षेत्र होगा, वहाँ पे किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई करने का अधिकार रखता है। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से अगर कहीं बैठक हो रही है या फिर अलग अलग राज्यसभा या लोकसभा की बैठक हो रही है तो वहाँ पे ये कार्यवाही कर सकता है। बोलने का अधिकार रखता है। संसद में बैठक में भाग लेने का अधिकार रखता है, लेकिन ये जो है वहाँ पे जो वोटिंग होगी तो ये वोटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसे वोटिंग का राइट नहीं प्राप्त है, यानी कि इसको मताधिकार नहीं प्राप्त है। इसको सारी सुविधाएं एक सांसद की तरह मिलेंगी, बस खाली इसको वोटिंग की फैसिलिटी नहीं है। सांसद की तरह इसको विशेषाधिकार प्राप्त हैं। सांसद की तरह इसको गाड़ी बंगला और जो अन्य तरह के भत्ताएँ होते हैं उनको ये प्राप्त करता है। इसके सीमाओं की बात करते हैं तो ये भारत सरकार के खिलाफ कभी भी नहीं जा सकता है। भारत सरकार के मामले में विपक्ष के रूप में ये कभी भी विपक्ष के साथ होकर विपक्षी के रूप में ये टिप्पणी नहीं करेगा। भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति का आपराधिक मामलों में ये सहायता नहीं करेगा, यहाँ पे यानी कि बचाव नहीं करेगा। जब तक भारत सरकार की अनुमति नहीं होगी किसी व्यक्ति विशेष के निजी मामलों में, कोई व्यक्ति है अगर किसी अपराध से संलिप्त है तो उसका ये बचाव नहीं करेगा जब तक भारत सरकार इसको जो है अनुमति नहीं देगी। किसी कंपनी या काउंसिल का डायरेक्टर नहीं बनेगा जब तक इसको भारत सरकार की अनुमति नहीं प्राप्त होगी। तो ये जो है आपको एक यहाँ पे कंटेंट मिला, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लगा। तो चलिए एक बार फिर से हम बता देते हैं कि अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी पद को सृजित करता है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो अनुच्छेद 76 है वो कहता है कि भारत में एक महान्यायवादी का पद होगा, और ये जो महान्यायवादी पद है ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा जो समय समय पर भारत सरकार के विधि संबंधी मामलों को न्यायालय के समक्ष रखेगा। और इसकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति जो होता है सरकार के सिफारिश पर रखता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब सरकार बदलती है तो जो महान्यायवादी होते हैं वो भी लगभग बदल दिए जाते हैं, क्योंकि सरकार की सिफारिश पर ये रखे जाते हैं। इनकी योग्यता की बात करें तो जो महान्यायवादी होता है ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की अगर कोई व्यक्ति योग्यता रखता है तो वो महान्यायवादी बनने का पात्र है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए दो तरह की योग्यता है। वो भारत में स्थित किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, या फिर वो किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक उसने वकालत का अनुभव रखा हो। कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। वेतन उसको किसी प्रकार का नहीं मिलता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत मामले की सुनवाई करता है। तो व्यक्तिगत मामले की सुनवाई करेगा तो वहाँ से उसको अर्निंग हो जाएगी। इसलिए जो है जैसे मान लीजिए हमारा किसी से लड़ाई हुई तो हमने क्या किया कि वेणुगोपाल को फ़ोन लगाया, हेलो हाँ क्या भाई एक काम करो तुम मेरा मामला जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में देख लो, क्योंकि यहाँ पे दिया है ना कि ये जो है किसी भी क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में ये सुनवाई कर सकता है। तो ये जो है यहाँ पे महान्यायवादी के बारे में मैंने आपको बताया। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, और एक चीज़ कमेंट करके बताइएगा कि 30 सितंबर के बाद AGI के रूप में कौन शपथ लेगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हाँ, चैनल को बोल दीजिए कि सब्सक्राइब करें।